अब देखो, आज के आज के लेक्चर से हम लोग बात करते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर पीएसआईआर की आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था। एक डिबेट चल रही थी बेसिकली हमारी कि टेक्सचुअल अप्रोच और कंटेक्सचुअल अप्रोच, है ना। आज की दोनों समझ में आ गई होंगी। ये बात करता है कि टेक्स्ट में ही सारी की सारी सच्चाई छुपी हुई है, कि जिसका मतलब है हम लोग अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सारा का सारा एटर्नल ट्रुथ जो है वो टेक्स्ट में छुपा हुआ है। जबकि कंटेक्सचुअल अप्रोच ये इस चीज़ को एम्फेसाइज करती है कि हमें सिचुएशंस को देखना चाहिए, है ना। इस चीज़ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी सिचुएशन बेस्ट है, क्या हमारे लिए काम करेगी। या तो इस अप्रोच को हम लोग इंपॉर्टेंस दें, टेक्सचुअल अप्रोच को, या फिर कंटेक्चुअल अप्रोच को। तो चलो देखते हैं। तो देखो, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द क्लासिक टेक्स्ट, याद आया ना क्लासिक टेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने को हम लोग क्या कहते हैं? हर्मेन्यूटिक्स, शाबाश। ठीक है। तो क्लासिक टेक्स्ट को अगर हमें इंटरप्रेट करना है, अगर हमें उसे समझना है, जो कि लिखे गए थे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स और प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स के द्वारा, हम सिर्फ एक सिंगल अप्रोच पे रिलाई नहीं कर सकते कि हम बोलें कि टेक्सचुअल अप्रोच ही बेस्ट है या फिर कंटेक्चुअल अप्रोच ही बेस्ट है। बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। रेदर हमें दोनों अप्रोचेस का मिक्सचर चाहिए, यानी कि अमेलगमेशन चाहिए। अमेलगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर। ठीक है। अब देखते हैं कि दोनों, मतलब किसी एक पे रिलाई करें तो उससे नुकसान क्या होगा। देखते हैं। हम लोग कंप्लीट तरीके से रिलाई नहीं कर सकते टेक्सचुअल अप्रोच पे। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि कंप्लीट तरीके से टेक्सचुअल अप्रोच पे अप्लाई रिलाई क्यों नहीं कर सकते। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि देखते हैं। बड़े सारे जो वर्क हैं, अकाउंट हैं या जो टेक्स्ट हैं, एक ही बात है, मतलब जो बुक्स वगैरह लिखी गई हैं प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के द्वारा। प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स आप समझ गए ना कि अब ये क्या मतलब होता है पीएसआईआर में? एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स को कहा जाता है ना। वक्त के साथ साथ उनकी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक बात बताओ, वो लिखे गए थे इतने साल पुराने 400 बीसी के एरा में। आज हम लोग कॉमन एरा में हैं, साल 2022 में बैठे हुए हैं हम लोग, और ये लिखे गए थे 389 बीसी वगैरह, इससे भी पुराने हैं कहीं कहीं तो वक्त के हिसाब से वो चीज़ें वैसी रही नहीं। तो अगर हम आज के टाइम में उसको पढ़ने बैठे ना, तो याद है टेक्सचुअल अप्रोच के अगेंस्ट एक और अप्रोच क्यों आती है, कंटेक्चुअल अप्रोच? क्योंकि वो ये बोलती है सिचुएशन और सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग इंसान को फोकस करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के सिनेरियो में होगा क्या, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ना कंटेक्स्ट को समझें, सिचुएशंस को समझें और सरकमस्टांसेस को समझें, जिन सिचुएशन सरकमस्टांसेस के अंतर्गत ये सारे टेक्स्ट लिखे गए, ताकि हम इन टेक्स्ट के लैंग्वेज को, इन बुक्स के टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकें। समझ गए ना? कहने का मतलब बस उसका सिंपल सा है कि अगर हम सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ने जाएंगे ना टेक्सचुअल अप्रोच में, तो हम भटक जाएंगे चीज़ों से, हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो एक वक्त के अनुसार लिखी गई थी, और वो वक्त और वो परिस्थितियां ना आज के समय में रेलेवेंस होल्ड नहीं करती हैं, वो किसी एक अलग कंटेक्स्ट में लिखी गई थी। ये मतलब है। यहां तक बात क्लियर है? बताओ, यहां तक क्लियर है? अब देखो, दूसरे अप्रोच की बात करते हैं। क्या हम लोग कंप्लीट तरीके से कंटेक्सचुअल अप्रोच पे रिलाई कर सकते हैं, ये वाली दूसरी अप्रोच? तो इसका आंसर है नहीं, कंप्लीट तरीके से इस अप्रोच पे भी रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी भी खुद की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे जो कंटेक्स्ट और जो सरकमस्टांसेस होते हैं, हमेशा वो डिटरमाइन नहीं करते कि क्या पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स का लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट था, उनके आइडियाज क्या थे, उनके थॉट क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे। हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ी ना आप रिएक्ट करते हो आशमा। सिचुएशन का कभी कभार प्रेशर होता है, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट तो पकड़ लेते हो ना। कोई भी पर्सन है, जैसे मतलब मान लो हर पॉलिटिकल फिलोसफर या थिंकर भी एक एंशंट जमाने का, प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली, जॉन लॉक, है ना, रूसो, ये जितने भी लोग हैं, सोक्रेटिस, गांधी, अंबेडकर, औरबिंदो घोष, नेहरू, पटेल, जितने भी लोग हैं, कोई भी लोग हैं, सारे पॉलिटिकल थिंकर थे, चाहे वो वेस्टर्न हैं, चाहे वो यूरोपियन हैं, चाहे वो इंडियन हैं। हमेशा
कोई भी पर्सन सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं बोलता कि हमेशा वो हर चीज बोल रहा है टू जेड, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही बोल रहा है कि उसके ऊपर परिस्थिति और सरकमस्टांसेस का दबाव हद से ज्यादा है। हमेशा तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमेशा उसके विचारों के अंदर, उसके थॉट के अंदर, उसका जो भी वो बोलना चाहता है, उसका एम क्या, उसके ऑब्जेक्टिव के अंदर हमेशा हमें सिचुएशन का प्रेशर दिखे। ऐसा नहीं हो सकता। तो इस ऐसी सिचुएशंस के अंदर, इन सिनेरियो के अंदर हमें जो है ना, कभी कभार टेक्स्ट पर, वर्क पर और अकाउंट पर डिपेंड रहना पड़ता है, ऐसे थिंकर्स और ऐसे फिलोसफर्स के रिकॉर्डिंग, ताकि हम उनके टेक्स्ट के हिडन मीनिंग को समझ सकें, उनकी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को समझ सकें। क्योंकि अगर हमें किसी ऑथर की लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जाननी है तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे जान लेंगे, उसका टेक्स्ट भी तो पढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ टेक्सचुअल अप्रोच इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि कभी कभार टेक्स्ट के अंदर ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों कह रहा है ये राजा को। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजा या रानी को ना क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन साफ शब्दों में क्यों नहीं कर रहा। तो हम उठाकर देखेंगे कि एरा कौन सा है। हम देखेंगे बीसी का एरा है, फिर हम देखेंगे एंशिएंट ग्रीस है, फिर हम देखेंगे उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी, वहां पर किंग और क्वीन का रूल था जो कि बहुत ही ज्यादा क्रूएल थे। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मतलब ये सारी जो मैंने बात बोली ना एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं। ऐसा मत समझ लेना कि एंशिएंट ग्रीस रोम ऐसे ही थे, ठीक है। तो अगर हमें ये पता लग जाए सिचुएशन से कि अच्छा एंशिएंट टाइम का ज़माना था, किंग और क्वीन का यहाँ पर रूल था जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूअल थे, तब हम अगर टेक्स्ट को पढ़े ना, दैट विल मेक सेंस, दैट विल मेक मीनिंग फॉर अस। तो इसका मतलब दोनों अप्रोचेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें ऑथर के लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को, उसके हिडन मीनिंग को और पूरी तरीके से टेक्स्ट को समझना है। वी नीड बोथ टेक्सचुअल एज वेल एज कंटेक्सचुअल अप्रोचेस। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, अगर हम बहुत ज्यादा डाइवर्ट होंगे टेक्स्ट से, क्या हम लोग टेक्सचुअल अप्रोच को बिल्कुल ही ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है, और पॉलिटिकल फिलोसफर्स के वर्क से, तो ये इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल एंड फोकसिंग, मतलब ये हमेशा पॉसिबल है भी नहीं, मतलब आप कर भी नहीं सकते। हमेशा सिचुएशन को देखकर कैसे पता लगा लोगे। आपकी सिचुएशन को देखकर मैं पता लगा सकता हूँ कि आप क्या क्या काम करते हो पूरे दिन, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ, तो नॉनसेंस बात हो गई। अगर मुझे पता लग रहा है कि आप कोई एक बुक लिख रहे हो, ठीक है, यूथ के लिए लिख रहे हो, आप रिलेशनशिप के ऊपर लिख रहे हो, या प्रेजेंट टाइम में पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन के ऊपर अगर आप कोई बुक लिख रहे हो, तो मैं उसका टेक्स्ट तब समझ पाऊंगा ना जब उसकी सिचुएशन में फोकस करूं। मैं आपकी सिचुएशन को देखकर तब समझ लूंगा कि आप क्या, किस चीज के ऊपर किताब लिख रहे हो, क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है वाला काम। तो ये तो अंतर्यामी वाली बात हो गई। और सिर्फ अगर कंटेक्स्ट के ऊपर हम लोग फोकस करें, ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। It is always focusing on context always is not always the best solution to interpret the ideas and objective of such philosophers, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। टेक्सचुअल अप्रोच भी चाहिए हमें और कंटेक्चुअल अप्रोच भी चाहिए, ताकि हम इंटरप्रेट कर सकें। किसको इंटरप्रेट कर सकें? क्लासिक्स को, क्लासिक्स के टेक्स्ट को, वर्क को, अकाउंट को। और क्लासिक्स क्या है? ये क्लासिक्स, क्लासिकल टेक्स्ट, क्लासिकल वर्क या क्लासिकल अकाउंट एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है लेकिन वर्ड क्लासिकल का? ऐसे वर्क और अकाउंट, ऐसी बुक और किताबें, ऐसे एसेस, हाँ, मास्टरपीस हैं जो कि अपने वक्त के हिसाब से जिन्होंने अपनी रेलेवेंस खोई नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। जर्नली अब क्या है कि हम लोग आज की क्लास में क्या सीखने बैठे कि बेस्ट अप्रोच क्या है। शुरू शुरू में तो राइटर हमें फालतू की बातें बता रहा है कि ये अप्रोच से काम नहीं चलेगा, उस अप्रोच से काम नहीं चलेगा, एक अप्रोच पे फोकस करना ठीक नहीं है, सिर्फ दूसरी अप्रोच पे भी फोकस करना ठीक नहीं है, हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो करना क्या है ये तो बता दो। हमें जनरली एक स्ट्रैटेजी प्रपोज करी जाती है। आज की क्लास में इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट होती है पीएसआईआर में, अगर हमें एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसफर्स जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली, जॉन लॉक, ठीक है, रूसो या फिर सोक्रेटिस, इन लोगों के टेक्स्ट को समझना है। तो क्या हम टेक्सचुअल अप्रोच के ऊपर फोकस करें या फिर हम लोग फोकस करें सिचुएशंस यानी कि कंटेक्सचुअल अप्रोच के ऊपर हम लोग फोकस करें? तो हम लोग इस कंक्लूजन के ऊपर आज बात कर रहे हैं कि एक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ टेक्सचुअल अप्रोच से भी काम नहीं चलेगा, सिर्फ कंटेक्सचुअल अप्रोच से भी काम नहीं चलेगा। करना क्या हमें? वी नीड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोचेस। तो जर्नली एक स्ट्रैटेजी आज हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हम, दिवजोत, आशिमा, क्या सिर्फ इन पॉलिटिकल फिलोसफर्स की किताबों को पढ़ें या फिर उनकी परिस्थितियों को, उनके सरकमस्टांसेस को, उनकी सिचुएशंस को समझें? हमें यह पता लग गया कि दोनों पे फोकस करना है। कैसे करना है? चलो स्ट्रैटेजी जानते हैं। जनरली की स्ट्रैटेजी ये प्रपोज करी जाती है,
टू बेस्ट इंटरप्रेट द क्लासिकल टेक्स्ट क्या है, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ध्यान से सुनना इस बात को दिवजोत, ठीक है आशिमा आप भी। स्टेप वन, स्टेप वन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लेना है। अभी आप कहोगे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कुल मिलाकर आप जिस भी पॉलिटिकल फिलोसफर के क्लासिकल टेक्स्ट को यानी कि उसकी बुक को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो दिमाग दर्द हो रहा है उसमें कि यार समझ में नहीं आ रहा है क्रिस्टल क्लियर क्या कहना चाह रहा है, इसकी इंग्लिश इसके सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है, कुछ और बताना चाह रहा है लेकिन ये क्रिस्टल क्लियर शब्दों में नहीं बोल रहा। तो मेन दिक्कत क्या है आपके लिए यहाँ पर, प्रॉब्लम क्या है, इंटरप्रिटेशन करना। जैसे सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। प्लेटो की एक बुक है बहुत फेमस, द रिपब्लिक। अब द रिपब्लिक को अगर आपको समझना है ना, तो आप तो 2022 में बैठे हुए हो, तो नहीं समझ सकते इतना आसानी से उसकी सिचुएशन और उसके सर्कमस्टांसेस को। तो जो दिक्कत आएगी ना आपको द रिपब्लिक को समझने में यानी कि इंटरप्रेट करने में, यही है आपके लिए प्रॉब्लम। पहले मुझे दोनों बता दो, प्रॉब्लम का मतलब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या होता है, बताओ, बोलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे। एग्जांपल, प्लेटो ने एक कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम ना आज हम बैठकर प्लेटो के जस्टिस के कंसेप्ट को, कि प्लेटो का विचार क्या था न्याय के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया। प्रॉब्लम यहां पर समझ रहे हो ना, प्रॉब्लम कोई सिरदर्दी और वो नहीं है, वॉट यू आर स्टडिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिलोसफर और थिंकर, दैट इज योर प्रॉब्लम। क्योंकि इनके अकाउंट इतने वास्ट हैं, तो आप ऑब्वियसली बात है रोज एक चीज को लेकर बैठोगे ना, इनके इतने सारे आइडियाज, इतनी सारी थ्योरीज हैं। आपने बोला आज मैं प्लेटो के बारे में स्टडी करूंगी अमंग्स ऑल द पॉलिटिकल फिलोसफर्स, और प्लेटो के बड़े सारे कंसेप्ट्स के बीच में आज मैंने चेरी पिक करा है एक कंसेप्ट को, प्लेटो का विचार क्या है न्याय के ऊपर यानी कि जस्टिस के ऊपर। स्टेप वन आपको ये करना है, सिलेक्टिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब स्टेप टू की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहां पर देखिए। सेकेंड स्टेप के अंदर आपको ना एक रेलेवेंट टेक्स्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेलेवेंट टेक्स्ट कैसे, अब प्लेटो का अगर जस्टिस का कंसेप्ट आपको जानना है, तो इतिहास में जाकर ये तो ढूंढोगे ना, यार क्या प्लेटो ने कोई बुक लिखी है जिसमें उसने जस्टिस की बात कर रखी हो, यही करोगे ना। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में पता लगाना है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पता लगाना है, कहीं तो सर्च करोगे ना उसके बारे में। दिवजोत आशिमा विकीपीडिया उनके बारे में, सॉरी, आप विकीपीडिया पे जाओगे, कुछ आर्टिकल्स पढ़ोगे, जो पर्सन उनके फैमिली के साथ एसोसिएटेड है, जिन्होंने उनके साथ वक्त बिताया है, लाइव इंटरव्यू करके आओगे उनका, उनसे पूछ कर आओगे, या ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हो उनकी, या बायोग्राफी पढ़ सकते हो उनकी। कुछ तो करोगे ही ना, कि अगर पता लगाना है एपीजे अब्दुल कलाम न्यूक्लियर साइंटिस्ट कैसे बने इतनी गरीबी और इतनी समस्या से उठकर। तो स्टेप टू के अंदर आपको क्या होता है, एक रेलिवेंट टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है, ताकि आप एक सिलेक्टेड प्रॉब्लम को इंटरप्रेट कर सको। एग्जाम्पल, यहां पर आप किसको समझने बैठे हो, प्लेटो के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को। याद है स्टेप वन आपका, अभी हमने ऊपर डिस्कस करा। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से प्लेटो के वर्क और अकाउंट को समझा जा सकता है, सॉरी, जस्टिस को समझा जा सकता है प्लेटो के बेस्ट वर्क और अकाउंट से। ठीक है, हमें यह देखना पड़ेगा कि सबसे बेहतरीन बात प्लेटो ने अपने कौन से किताब के अंदर करी है जिसमें प्लेटो ने जस्टिस के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में बता रखा हो। तो हमें क्या चुनना है, एक रेलेवेंट टेक्स्ट चुनना है जिसके अंदर हम इस चीज को समझ सकें कि प्लेटो का आइडिया क्या है जस्टिस को लेकर। समझ गए। नंबर वन स्टेप के अंदर आपने क्या करा, आपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट करा। अब इस प्रॉब्लम को, अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है मैं फिर से बता देता हूं। ये एक टॉपिक आपने जो चुना कि आज मेरे को इस पॉलिटिकल फिलोसफर के बारे में ये सब कुछ पढ़ना है, ये सब कुछ सीखना है। फिर आपने क्या करा, एक टेक्स्ट उठाया आपने उसके बारे में। स्टेप थ्री में क्या करना है हमें, इट इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन द लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट। आपने क्या करा, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करा कि क्या क्या स्टडी करना है, उसके बाद आपने उस पॉलिटिकल फिलोसफर का टेक्स्ट उठाया। अच्छा याद रखना, सेकेंड स्टेप के अंदर आप टेक्स्ट उसी पर्सन का उठाओगे जिसके थ्योरी को स्टडी कर रहे हो। मतलब अगर जस्टिस का कंसेप्ट प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस मतलब जानना है ना अगर आपको, तो प्लेटो की ही कोई किताब उठाओगे, ये नहीं सोक्रेटिस या एरिस्टोटल की उठा ली। ये चीज याद रखना। ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे आपका व्यू जानना है कि जैसे मतलब मान लो कि दिवजोत कितनी चालाक है, अगर मुझे ये जानना है, या आशिमा कितनी घमंडी है, अगर मुझे ये जानना है कितना ईगो है आशिमा के अंदर, तो मैं आशिमा से रिलेटेड पर्सन या फिर आशिमा की ऑटोबायोग्राफी या फिर बायोग्राफी इन्हीं सबको तो पढ़ूंगा ना।
किसी और पर्सन को थोड़ी ना पकड़ कर आ जाऊंगा मैं यहाँ पर कि उसके बारे में स्टडी कराया, उसके बेसिस पर मैं आशिमा के रिगार्डिंग ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। ठीक है। तो स्टेप 3, हमें यहाँ पर लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर फोकस करना है ऑथर की। ठीक है। लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट का मतलब आप उसका टेक्स्ट निकालोगे, आप पढ़ोगे इसमें क्या लिख रखा है, और फिर आप इतने पार्ट को, या जो भी जहां पर भी जस्टिस का कंसेप्ट गिवन है, इतने पार्ट को आपने उठाया और आपने देखा वॉट ही और शी इज आर्ग्यू, ज्यादातर ही है वैसे तो पॉलिटिकल फिलोसफर, वॉट दैट पॉलिटिकल फिलोसफर इज आर्ग्यूइंग इन इज थ्योरी। जब वो कंसेप्ट दे रहा है तो किस पॉइंट के ऊपर आर्ग्यू कर रहा है। तो आपको क्या, आप यहां पर क्या करोगे, इट इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन द लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिलेक्टेड पॉलिटिकल थिंकर्स रेलिवेंट टेक्स्ट के, मतलब उस, मैंने अभी बताया ना, उस पॉलिटिकल थिंकर के रेलिवेंट टेक्स्ट उठाओगे जिस पॉलिटिकल थिंकर के उस प्रॉब्लम को स्टडी करना है। इतनी ये वाली बात क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझ गए ना इस लाइन का मतलब, इस अंग्रेजी का मतलब। यहां पर हमें उस पॉलिटिकल फिलोसफर के लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को टैकल करना है जिसमें मान लो जस्टिस का कंसेप्ट किसका पढ़ रहे हैं, जस्टिस के तो ऊपर बहुत सारे लोगों ने व्यू दिए हैं, प्लेटो का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं जस्टिस के ऊपर, तो प्लेटो का ही कोई टेक्स्ट उठाएंगे, फिर देखेंगे पूरे टेक्स्ट के अंदर प्लेटो ने कहां पर जस्टिस की बात करी है, और जस्टिस की बात करते हुए प्लेटो का लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट था क्या, तब जानोगे। ये हो गया तीसरा स्टेप। एग्जांपल, वी मस्ट फोकस ऑन प्लेटोस फ्लो एंड लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, कि उसने जस्टिस के कंसेप्ट को किस प्रकार से एक्सप्लेन करा अपने शब्दों में। ये हो गया 3 स्टेप। अगला स्टेप, चौथा स्टेप क्या करना है हमें, इट इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन डाइवर्स इंटरप्रिटेशन। अब हमें क्या करना है, प्लेटो ने जिस प्रकार से जस्टिस को डिफाइन करा, हमें यह भी देखना है प्लेटो के अलावा जो अदर पॉलिटिकल फिलोसफर्स या अदर पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका क्या विचार है जस्टिस के ऊपर। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया ना, जस्टिस के ऊपर तो बहुत सारे लोगों ने बात करी होगी, हमने तो जस्टिस के कंसेप्ट को सबसे पहले प्लेटो के नजरिए से पढ़ा। ठीक है, हमने पढ़ लिया प्लेटो ये फलाना फलाना बातें कर रहा है जस्टिस के बारे में। फिर आप क्या करोगे, दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर्स और थिंकर्स के भी कंसेप्ट को उठाओगे जिन जिन पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने जस्टिस के ऊपर बात करी है। तो इससे होगा क्या, आपको मिल जाएगी डाइवर्स इंटरप्रिटेशन। डाइवर्स इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, प्लेटो क्या बोल रहा है और दूसरे पॉलिटिकल थिंकर्स क्या बोल रहे हैं, प्लेटो वर्सेस अदर्स, ये लोग क्या बोल रहे हैं। इससे होगा क्या, जो आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन लिखना पड़ता है ना अपना दिमाग चलाने के बाद, कि अच्छा प्लेटो ने ये बोला, मैं प्लेटो की इस बात से एग्री करता हूं या इस बात से एग्री नहीं करता हूं, दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर जो बोल रहे हैं मैं उनकी इस बात से एग्री करता हूं या फिर इस बात से एग्री नहीं करता हूं। अल्टीमेटली फिर आप अपना खुद का कंक्लूजन निकाल पाओगे, एक बैलेंस कंक्लूजन दे पाओगे, और जस्टिस को फिर आप डाइवर्स पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन से समझकर एक खुद का कंसेप्ट बिल्ड कर पाओगे जस्टिस का। पढ़ाता हूं इसके बारे में, अभी रुक जाओ। ये वैसे मैंने आपको पूरा बता दिया, लेकिन यहाँ पर 4 स्टेप की तरफ देखो। आप क्या करोगे, डाइवर्स इंटरप्रिटेशंस को ढूंढने की कोशिश करोगे जो कि अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स ने पेश करी है, जिसमें आप उन पॉलिटिकल थिंकर्स के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करोगे। एग्जाम्पल, अगर आप डाइवर्स इंटरप्रिटेशन देखोगे प्लेटो के कंसेप्ट की दूसरों के व्यू पॉइंट से, यानी कि दूसरे के पॉलिटिकल फिलोसफर्स के व्यू पॉइंट से, जो मतलब जिन्होंने जस्टिस के बारे में बात करी लेकिन वो दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर से अपार्ट फ्रॉम प्लेटो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, आपको वेरियस ओपिनियंस देखने को मिलेंगे कि जस्टिस के ऊपर प्लेटो ने एक एंगल मुझे पेश करा, प्लेटो ने बोला कि जस्टिस ये है, लेकिन अब जब मैंने दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर्स को पढ़ा तो मुझे जानने को मिला जस्टिस ये भी है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। यू विल गेट कंफ्यूज। फिर आप एक तिगड़म जोड़ने की कोशिश करोगे, आज के समय में प्लेटो की कौन कौन सी बातें सही हैं, कौन कौन सी बातें गलत हैं। दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अगर प्लेटो के जस्टिस को कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करा है, वो कितना सही है, वो कितना गलत है। अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा कि जस्टिस आज के टाइम में क्या है, किसकी बातें सही हैं, किसकी बातें गलत हैं। ये वाला काम आप कब करोगे, स्टेप 5 में आओ। सबसे पहले सीखो स्टेप 5 क्या है। इट इन्वॉल्व्स, आप कंपेयर करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना किसका सही है किसका गलत है। यू विल कंपेयर लोगों, अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफर्स की डाइवर्स इंटरप्रिटेशन को आप कंपेयर करोगे। यहां पर याद रखना एक बात वैसे इतनी तो मेच्योरिटी होगी ये वाली बात समझने की, प्लेटो के जस्टिस के कंसेप्ट को अगर पढ़ रहे हो ना, तो ये नहीं कि
आप अपना कंसेप्ट देने लग गए और अपने आप को कंपेयर करने लग गए प्लेटो से कि यार मैं तो ये सोचती हूँ जस्टिस के बारे में। अभी नहीं होगा वो वाला काम। आपका सोचना भी मायने रखेगा, लेकिन वैसे एक बात बताऊं, आपका सोचना मायने नहीं रखेगा, आपको तो सिर्फ कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। आप प्लेटो वर्सेस अदर पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बात करोगे जो कि इसके जमाने या फिर आगे वाले जमाने में थे, अदर पॉलिटिकल फिलोसफर्स, इनके कंपैरिजन करोगे जस्टिस के कंसेप्ट को। अपने आप को नहीं लेकर आ जाओगे कि मैं बीइंग दिस दिस पर्सन मैं ये सोचता हूं या ये सोचती हूँ जस्टिस के बारे में। नहीं, यहां पर मैच्योर पर्संस की बात हो रही है जिन्होंने क्लासिक्स के बारे में लिखा है। क्या तुमने क्लासिक्स लिखे हैं? बताओ। तुम्हारे पूर्वज क्या वो थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे? तुम्हारे घर पे क्लासिक्स लिखे गए हैं? कोई ग्रंथ लिखा है तुम लोगों ने, हम लोगों ने? नहीं ना। तो यहां पर याद रखना, कंपैरिजन यहां पर लेमैन पर्सन का और प्लेटो का नहीं होगा। प्लेटो तो एक एग्जांपल के तौर पे यूज हो रहा है, मतलब किसी भी पॉलिटिकल फिलोसफर का कंपैरिजन दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर से ही होगा। ये वाली बात क्लियर है ना? बता दो। तो यहां पर हमें करना क्या है, वी नीड टू कंपेयर डाइवर्स इंटरप्रिटेशन विद ओरिजिनल टेक्स्ट। कि मतलब प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक के अंदर क्या क्या बोला जस्टिस के बारे में, और द रिपब्लिक के उसके जो आर्ग्यूमेंट है, मतलब ये बुक है द रिपब्लिक, इसके अंदर प्लेटो ने एक चैप्टर लिखा। मान लो ये जो मैंने पेज, मान लो ये मैंने एक पेज खोला और इस पेज के ऊपर प्लेटो ने भर भर कर बातें कर रखी जस्टिस के बारे में। अब मैं ये देखूंगा कि ये तो हो गया ओरिजिनल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब मैंने तो टारगेट क्या करा था, सिलेक्ट किसकी प्रॉब्लम को कर रहा था, प्लेटो की प्रॉब्लम को ही सिलेक्ट कर रहा था ना जस्टिस को समझने के लिए। टफ तो नहीं हो रहा है चीजें? बता दो मुझे जरा, मैं मतलब जो कहना चाह रहा हूँ वो आप तक बात पहुंच रही है ना? है ना दिवजोत? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मैं फिर से समझाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और हाँ, हाँ यही कहा है मैंने। और ओरिजिनल टेक्स्ट हम लोग किसका चुन, मतलब हम लोग किससे कंपेयर करेंगे? उस ओरिजिनल टेक्स्ट से। अब आप कहोगे ओरिजिनल टेक्स्ट किसका? आपने प्रॉब्लम को किसका सिलेक्ट करा था? प्लेटो को। हमारे एग्जांपल में आपने प्लेटो को सिलेक्ट करा था ना, कि प्लेटो के मैं एक कंसेप्ट को पढ़ूंगी। कौन से कंसेप्ट को पढ़ना था आपको? जस्टिस को। तो आपने उसके लिए कौन सी बुक उठाई? द रिपब्लिक उठाई। आपने उसको बेस बनाया था पहले जस्टिस को समझने का। फिर आपने कहा ठीक है भाई, मुझे प्लेटो का पूरा ओपिनियन पता लग गया कि उसने जस्टिस के बारे में क्या कहा। प्लेटो बीइंग अ पॉलिटिकल फिलोसफर न्याय के बारे में क्या सोचता है, कि न्याय कब होता है, जस्टिस कब होता है। फिर आप कहोगे लेकिन मुझे इसके टाइम के इसके टाइम पर जो दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर थे उनका ओपिनियन भी तो जानना पड़ेगा। तो आपने दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर्स जो उनकी किताबें हैं उनमें जस्टिस के कंसेप्ट को उठाया, आपने वो भी पढ़ा। एक को पढ़ा, दो को पढ़ा, 9 को पढ़ा, 10 को पढ़ा, 15 लोगों को पढ़ा। फिर आप वापस आओगे कंपेयर करने इस ओरिजिनल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट को। ओरिजिनल लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट किसकी थी? आपके द्वारा सिलेक्ट करी गई प्लेटो की। ठीक है। फिर आप देखोगे डाइवर्स इंटरप्रिटेशन जो कि अलग अलग पॉलिटिकल फिलोसफर्स और थिंकर्स ने दिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कभी कभार आप कंपैरिजन ना ऐसे भी कर लोगे कि एंशियंट टाइम में जस्टिस का कंसेप्ट क्या था, मेडिवल एजेस के अंदर जस्टिस का कंसेप्ट क्या था, मॉडर्न एजेस के अंदर जस्टिस का कंसेप्ट क्या था, और कंटेम्प्ररी एरा में यानी कि प्रेजेंट टाइम में जस्टिस का कंसेप्ट क्या है। तो क्या, अब ध्यान से सुनना, अब देखो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एंशियंट टाइम में क्या प्लेटो या दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर्स की बातें जस्टिस को लेकर क्या मायने रखती हैं? कौन कौन सी मायने रखती हैं, कौन कौन सी मायने नहीं रखती हैं? मेडिवल एरा में किस किस पॉलिटिकल फिलोसफर्स की जस्टिस के कंसेप्ट मायने रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं आज के टाइम में? आज के टाइम में मतलब एंशियंट की कौन सी बातें आज के टाइम में महत्व रखती हैं, मेडिवल की कौन सी बातें किसकी आज के टाइम में महत्व रखती हैं, और मॉडर्न जमाने में किसकी कौन सी बातें आज के टाइम में महत्व रखती है। और हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? जस्टिस का। कि एंशियंट टाइम में प्लेटो या किसी भी पॉलिटिकल फिलोसफर ने जस्टिस के बारे में कुछ भी बोला, किस किस की बातें आज भी सही हैं। मेडिवल टाइम में जिस जिस पॉलिटिकल फिलोसफर ने जस्टिस जस्टिस के बारे में बोला, किस किस की बातें आज के टाइम में सही है। मॉडर्न जमाने में जिस जिस पॉलिटिकल फिलोसफर ने जस्टिस जस्टिस के बारे में बोला, किस किस की बातें आज भी सही है। तो आपने करा क्या? प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जस्टिस को समझने के लिए यू हैव टेकन अ मिक्सचर ऑफ फ्लेवर्स फ्रॉम एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड कंबाइन करके यू हैव फॉर्म्ड योर ओन ओपिनियन। अच्छा, जस्टिस का कंसेप्ट ये होता है, आज से नहीं सदियों से पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये आपने सिर्फ एक कंसेप्ट को समझा। बता दो दोस्तों कोई दिक्कत आई हो यहां तक? समझ गए आपको पहुंचना कहां था? जैसे ये सिंपल सी बात है, चलो हटाओ इस टॉपिक को हटाओ। मुझे एक बात बताना जरा दिवजोत, आशिमा, क्या
जो पुराण होते हैं जैसे गरुड़ पुराण, गीता, महाभारत, रामायण, सिखिज्म के टेक्स्ट, इस्लाम, ये आज लिखे गए हैं या एंशियंट टाइम में लिखे गए हैं या मेडिवल टाइम में लिखे गए हैं? बताओ, बहुत पुराने हैं कि नहीं है? लेकिन क्या इनकी रेलेवेंस आज है कि नहीं है? लेकिन कुछ कुछ जैसे प्रैक्टिसेस थी हिंदुज्म के अंदर, सती प्रथा, उस जमाने के अंदर वो रेलेवेंट थी जब वो चलती थी कि नहीं चलती थी? जब वो चलती थी रेलेवेंट थी। लेकिन आज के टाइम में जब हम ह्यूमन राइट्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या आज ये इंपॉर्टेंस रखती है सती प्रथा? जस्ट बिकॉज किसी का पति मर गया तो वो 7 फेरे के उसने कस्में और रिंगर रिंगर रोजेस करा था, ठीक है, और उसको उसको सुंदर सी क्यारा अडवाणी टाइप की लड़की को जला डालो आप, है ना? सिद्धार्थ मर गया तो क्यारा की क्या गलती? उसको क्यों जला रहे हो भाई? मूव ऑन कर जाएगी थोड़े टाइम में, उसको जला दिया। ऐसा होता था। जैसे मैंने मान लो आज में आप खड़े हो, आप लड़के हो मान लो, ठीक है, आप देख रहे हो यार इसकी उस बुढ़े से शादी नहीं होती, ये विधवा नहीं होती यार, अब इसका सती प्रथा होने जा रहा है, कितनी सुंदर है भाई यार ये, रोको इसको यार, मैं करने को तैयार हूँ उससे शादी। लेकिन ना विडो रीमैरिज अलाउड था, ना आप उसको रोक सकते हो। पता चला तुम्हें ही बिठा दे, आजा तू भी बैठ जा। तो ये एक जमाने के हिसाब से चीजें रेलेवेंस होल्ड करके रखती हैं। बड़ी सारी ऐसी प्रैक्टिस है। एक बात बताओ, जैसे हिंदुज्म के अंदर बलि देने की प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा वो माना जाता था, लेकिन बुद्धा और वो कहते थे ना, हमने पढ़ा था अभी चैप्टर त्रिजोत, कि ब्लड सेक्रीफाइसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मत करो। जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों बोलते थे, ये कोर आइडियोलॉजी उनकी है ना। इवन सिखिज्म वगैरह सब लोग ये एम्फोसाइज करते हैं। तो एक बात बताओ, आज के टाइम में अगर आपको कोई मन्नत करनी हो, आपने पद्मावत देखी होगी दोनों ने, आई होप देखी है। शायद कपूर वॉर पे जाने से पहले बकरे की गर्दन काट देता है जय भवानी बोलकर पानी में, है ना? घर पे कोई मन्नत करनी हो नवरात्रों से पहले या उसके बाद, घर पे बकरा लाके काट दोगे रूम में, जय भवानी। हिम्मत है इतनी ऐसे किसी को दुख देने की? और वो करके इससे मुराद पूरी हो जाएगी, गारंटी है। आ जाएंगी दुर्गा माँ सोफे पे बैठने, हाँ बताओ क्या बात है? ये चीज है। तो हर चीज ना वक्त के हिसाब से बदलती है, बिल्कुल बदलती है। विडो री मैरिज यार इतना बड़ा कंसेप्ट था, आज भी टैबू है यार, आज भी टैबू है। एक एक किसी को भी कंपेयर कर लो, वैसे मुझे किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मान लेते हैं श्वेता तिवारी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक शादी टूट गई, दूसरी शादी खराब हुई, तीसरी करने जाएगी तो यही तो बोलेंगे किसी के साथ घर थोड़ी ना बसा पाती है। रिलेशनशिप में चॉइसेस हमारी गलत नहीं होती। तुम लोग मेरे बैच के स्टूडेंट्स हो, 8 8 बॉयफ्रेंड रह चुके तुम लोग के, भाई मैं बोलता हूँ कभी ऑनलाइन ऐसी बातें? बताओ। तो अब ये चीज मतलब मान लो, मतलब बुरा मत मानना, मैं तो एक हंसी मजाक के कंटेक्स्ट में मैं आप लोगों को ये वाली चीज बता रहा हूँ। मतलब मान लो यार, यार जितना लिबरल हम लोग दिल्ली वाले हैं मान लो, ठीक है, अब इतना ज़्यादा लिबरल अगर कोई हो तो बाहर की स्टेट्स में मान लो, यूपी एमपी मान लो, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विलेज एरियाज और तो ऑर्थोडॉक्स अगर कल्चर एग्जिस्ट करता है, इतना फ्रीली बात कर सकते हो क्या? बताओ। किसी के भी लड़के के साथ खड़े होकर या घूमना फिरना उसके साथ गाड़ी पे वो देखकर, बाइक वाइक पे जाना, बताओ। मैं बिल्कुल रेलिवेंट बातें बोल रहा हूँ भाई, बुरा मानना तो कट लो लेक्चर से सब लोग जो सुन रहे हो, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ रेलिवेंट के साथ, रेलिवेंसी के साथ। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, अब आप समझ गए होंगे कि हमें ना पुरानी चीज़ें खींच कर लानी है आज की प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए। तो कंपेयर करना है हमें प्लेटो के जस्टिस के कंसेप्ट को विद डाइवर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ जस्टिस, जो कि वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स और फिलोसफर्स के द्वारा दी गई। फिर 6th स्टेप, आई थिंक ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। इसमें आपको करना क्या है, ऊपर तो आप सारा होमवर्क कर ही चुके हो, अब यहाँ पर क्या करना है, इट इन्वॉल्व्स फाइनल स्टेप। हाँ ये फाइनल स्टेप भी है, ठीक है। यहां पर आप अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, मैंने अभी आपको बताया ना, हर जगह से सोच समझ के मतलब वो करके आप अपनी कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। जैसे मान लो आप ना, मैं लॉजिकल बात फिर से बता रहा हूं, जैसे मान लो कोई पर्सन है एक्स वाई जेड, उस पर्सन की 3 टाइम शादी हुई और शादी से पहले 9 बार वो रिलेशनशिप में था या थी, कोई भी है, बंदा है बंदी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी इसको जो भी देखकर बोले, मान लो मेरा इसको कहने का मन ये कर रहा है कि चॉइसेस गलत भी तो हो सकती हैं। 750 करोड़ की आबादी है दुनिया की,
9 रिलेशनशिप गलत नहीं हो सकते मेरे, 3 शादियां गलत नहीं हो सकती मेरी, लेकिन समाज मानेगा क्या इस चीज को, बताओ जरा, मानेगा क्या? नहीं ना। अब वापस आ जाओ इस फाइनल स्टेप के ऊपर, सिक्स स्टेप के ऊपर। अब समझो, जब आप सारी जगह से घूम फिर के सबके ओपिनियन कलेक्ट कर कर आ जाओगे ना, इसने क्या बोला, इस पॉलिटिकल फिलोसफर ने क्या बोला, इसका ओपिनियन क्या था, इसकी ओपिनियन क्या था, जैसे आप देखोगे ये जो मैं विमेन रिलेटेड टॉपिक्स तो पीएसआईआर में बता रहा हूँ ना, अभी आपको ये मजाक लग रहे होंगे कि यार आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हो वो करके। यहाँ पर बड़े इसको बोला जाता है ना, औरतों का दुश्मन भी तो बोला जाता है इसको। बहुत सारे पॉलिटिकल फिलोसफर को, नॉट ओनली प्लेटो लेकिन बहुत सारे एंशिएंट पॉलिटिकल फिलोसफर को औरतों का दुश्मन भी बोला जाता है, क्योंकि दिवजोत वो बात ही नहीं करते थे वेमेन एम्पावरमेंट की। तो इनकी धज्जियां उड़ाना तो हमारे लेक्चर में जायज है, और ये हमारी कंट्री की भी नहीं है। उड़ाओ इनकी धज्जियां, तो हमें तो सिर्फ पास होना है इनके कंधे पे बंदूक रख के। तो फाइनल स्टेप क्या है, हमें अपनी खुद की कंक्लूजन ड्रॉ करनी है। जब हम वेरियस लाइंस ऑफ आर्ग्यूमेंट और थॉट को एनालाइज करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे डाइवर्स इंटरप्रिटेशन से, कंपेयर किसके साथ करेंगे, ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल, हम अपना खुद का आइडिया फॉर्म करेंगे जस्टिस के ऊपर, जब हम एनालाइज कर लेंगे कि प्लेटो ने क्या बोला जस्टिस के कंसेप्ट के ऊपर, और फिर हम उसको कंपेयर करेंगे दूसरे कंसेप्ट्स और दूसरे आइडियाज ऑफ जस्टिस के साथ जो कि दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने दिए। समझ गए? समझ गए ना? तो करना क्या है, मैं एक बारी ले लेता हूँ उसके अंदर, ब्राउन पेन ले रहा हूँ मैं, ब्राउन दिखेगा नहीं, पर्पल ले लेता हूँ। अब समझने की कोशिश करो कहाँ गए फर्स्ट स्टेप। हाँ, हम ये देख रहे थे कि टेक्सचुअल अप्रोच ज़्यादा बेटर है या फिर कंटेक्चुअल अप्रोच ज़्यादा बेटर है। हमने क्या करा, इसके लिए बोला ना सिर्फ टेक्सचुअल अप्रोच से काम चलेगा, ना कंटेक्चुअल अप्रोच से सिर्फ काम चलेगा। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं। ठीक है, अब बात करिए अगर हम लोग कि करना क्या है, हम लोग क्या स्ट्रेटजी प्रपोज कर सकते हैं, तो हमें ये स्ट्रेटजी बोली जाती है कि अगर हमें हर्म्यूनेटिक्स की समस्या को हटाना है। हर्म्यूनेटिक्स का मतलब ये होता है दिवजोत, क्लासिकल टेक्स्ट जो कि एंशियंट टाइम में पॉलिटिकल प्रोमिनेंट थिंकर्स के द्वारा लिखे गए थे, जो कि मास्टर पीसेज है जिनकी रेलेवेंस आज भी नहीं खोई है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने डिस्कस कर रखा है, आप एक बार देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। हमें उनको अनलॉक करना है, मुझे सीखना है वो क्या कह रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है वो इनडायरेक्टली बात कर रहा हो, क्योंकि उस टाइम पे मान लो कि किसी कंट्री के अंदर मोनार्की है, मैं राजा के अगेंस्ट जाकर, रानी के अगेंस्ट जाकर डायरेक्टली तो नहीं लिख सकता ना वो वाली चीज, तो मुझे शब्दों के हेरा फेरी करके यूज करना पड़ेगा। तो मुझे समझना कैसे है, मुझे करना क्या है, तो स्टेप वन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है, मैं किस चीज को स्टडी करना चाहता हूँ, जस्टिस को, है ना, एथिक्स को, इमोशंस को, लव को, वॉर को, किस चीज को, मतलब पॉलिटिकल रूल को, पॉलिटी को, किस चीज को स्टडी करना चाहता हूँ, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, सॉवरेनिटी को। मैंने टॉपिक सिलेक्ट करा जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब वो उसको प्रॉब्लम बोला जा रहा है, सिलेक्टिंग का प्रॉब्लम मतलब सिलेक्टिंग का टॉपिक। स्टेप टू के अंदर मुझे करना क्या है, सेकंड स्टेप के अंदर मुझे एक रेलिवेंट टेक्स्ट उठाना है जिसके अंदर मेरा टारगेट जो पर्सन है ना, उसके उस पॉलिटिकल फिलोसफर के टेक्स्ट को देखना है मुझे कि क्या उसने कोई टेक्स्ट लिखा। अगर वो मुझे मिल जाता है, मैं तीसरे स्टेप की तरफ मूव करूंगा, मुझे उसके लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट के ऊपर फोकस करनी है कि उसने अपने टेक्स्ट में बोला क्या इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करते वक्त। फिर क्या करूंगा, मेरे को चाहिए और ज्यादा इंटरप्रिटेशन की इसके ऊपर दूसरे लोगों ने क्या बात करी कि, तो मैं दूसरे पॉलिटिकल फिलोसफर का भी टेक्स्ट उठाऊंगा। फिर मैं फिफ्थ स्टेप में क्या करूंगा, मैं कंपेयर करूंगा कि आज के टाइम में किस किस की बातें रेलेवेंस रखती, मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट था जिसके ऊपर मैंने प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहा था, इसकी कौन कौन सी बातें सही हैं, इसकी कौन कौन सी बातें गलत हैं। फिर जो दूसरे फिलोसफर्स का मैंने टेक्स्ट उठाया, इनकी कौन कौन सी बातें ठीक है, इनकी कौन कौन सी बातें गलत है, इसको मैंने ये वाला काम करा। फाइनली मैं अपना खुद का कंक्लूजन दूंगा उस कंसेप्ट के ऊपर, बस हो गया काम मेरा। ये थी स्ट्रेटजी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। कोई डाउट तो नहीं है ना, करूं खत्म इसको?